एक और पाठ के बारे में जानेंगे। ये कविता पाठ है, इसकी विधा कविता है। कविता पाठ की व्याख्या देखने से पहले उन्मुखीकरण देखते हैं। यहाँ गांधी जी के बारे में इस तरह बताया गया है कि गांधी जी सूत काटते थे, कपड़ा बुनते थे और अनाज के कंकर भी चुनते थे। रोटी के लिए आटा भी चक्की से पीसते थे। उनके आश्रम में सभी अपने अपने काम खुद करते थे। बिना नौकर चाकरों के ही काम पर महत्व दिया गया था। गांधी जी के लिए ये काम यानी श्रम जो है पूजा के समान था। यहाँ पर गांधी जी के द्वारा श्रम के महत्व के बारे में बताया गया है। जो व्यक्ति मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उसके फल पर उसी का अधिकार होता है। उसके मेहनत के फल के कण कण का अधिकारी वही होता है। तो आज के हमारे पाठ का नाम है कण कण का अधिकारी। चलिए देखते हैं। कविता की व्याख्या जानने से पहले हमें महाभारत के कुछ बातों को दोहराना होगा। कुरुक्षेत्र युद्ध, जी हाँ, कुरुक्षेत्र युद्ध ये जो है कौरव और पांडवों के बीच हुआ था। हम सब जानते हैं कि इसके कई कारण हैं। एक बार जब कौरव और पांडवों के बीच जमीन का बंटवारा हुआ था, तब पांडवों को बंजर सी कंकड़ पत्थरों वाली समस्त नाग जाति के अधीन में जो भूमि थी, ऐसी भूमि दी गई थी। उस भूमि को पांडवों ने अपनी मेहनत के बलबूते पर एक अद्भुत नगर का निर्माण किया था, इंद्रप्रस्थ नगर। ऐसी बहुत सी विशेषताएं थी उस इंद्रप्रस्थ नगर में। इंद्रप्रस्थ नगर अद्भुत नगर था। इस नगर में कई खूबियाँ थीं, कई विशेषताएं थीं। इन विशेषताओं को देखते देखते दुर्योधन जी पानी में गिर पड़ते हैं। उसे द्रौपदी देखकर हंस पड़ती है। इसे अपमान समझकर दुर्योधन उनसे बदला लेना चाहते हैं। उनको अपने राज्य में बुलाकर, हस्तिनापुर बुलाकर उनसे चौपड़ का खेल खेलने पर मजबूर करते हैं। उस खेल में पांडव अपना सब कुछ दांव पर रख देते हैं। अंत में शर्त के रूप में 14 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करते हैं। इतना कुछ होने पर भी दुर्योधन को शांति नहीं मिलती। वे पांडवों का विनाश ही चाहते हैं। लेकिन पांडव एक समय तो संधि भी करना चाहते हैं कि कम से कम 5 गांव दी जाए। लेकिन दुर्योधन मना करते हैं और कहते हैं कि उनको 5 गांव तो क्या, सुई की नोक पर ज़मीन भी नहीं दी जाएगी। इस तरह युद्ध अनिवार्य बन जाता है। युद्ध होता रहता है। युद्ध के दौरान कई सैनिक, हजारों सैनिकों की, लाखों सैनिकों की मृत्यु हो जाती है। रक्त की धाराएं बहने लगती हैं। इन सब दृश्यों को देखकर युधिष्ठिर खिन्न हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और शरशैया पर पड़े भीष्म के पास जाते हैं और रोते हुए दुखी होकर कहते हैं कि मुझे इस तरह का राज्य नहीं चाहिए जो लाखों सैनिकों अपनों की मृत्यु से मिली हुई, ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। मुझे वनवास भी अच्छा लगेगा, मैं वन में ही रहना चाहूँगा। इस तरह का राज्य मुझे नहीं चाहिए। तब भीष्म जी संदेश देते हैं युधिष्ठिर को, हे युधिष्ठिर, ये अधर्म है, ये जो अधर्म हो रहा है कौरवों के द्वारा, इसका अंत करना तुम्हारा कर्तव्य है। इस अन्याय को रोकना तुम्हारा कर्तव्य है। इसलिए वन में नहीं, भुवन में जाओ, राज्य की ओर बढ़ो और अधर्म शासन का अंत करो। ये तुम्हारा कर्तव्य है। इसी उद्देश्य से संबंधित है आज का हमारा पाठ कण कण का अधिकारी। इसमें भीष्म पितामह सिर्फ युधिष्ठिर को ही संदेश नहीं दे रहे हैं। कवि भीष्म के द्वारा सिर्फ उनके उस समय के भारतवासियों के लिए नहीं, बल्कि हर पीढ़ी चली आ रही हम सब लोगों के लिए है कि समाज में आजकल जो श्रम को लूटा जा रहा है, उसे रोकना हमारा कर्तव्य है और सफलता पाने के लिए मेहनत करना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए पाठ की व्याख्या देखते हैं। देश का दिनकर, भारत का दिनकर, अक्षरों का दिनकर, ऐसे कई नामों से जाने जाते हैं हमारे कवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। नुनवा, कितना प्यारा नाम है। घर और गांव में इसी नाम से जाने जाते थे। आज इनका कवि परिचय
देखते हैं। चलिए, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 में बिहार के मुंगेर ज़िले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। ये सिमरिया गंगा नदी के तट पर है। इनको राष्ट्रकवि के नाम से भी हम जान सकते हैं। इन्होंने अपनी कलम की ताकत से अंग्रेज़ हुकूमत को हिला दिया था। पिता रवि सिंह और माता मनरूप देवी थी। बचपन में ही पिता की मृत्यु हुई थी। जैसे जैसे बढ़ते गए गरीबी का असर पड़ता हुआ और साथ ही साथ राष्ट्रीय आंदोलन का भी गहरा असर पड़ा। इन्होंने इतिवृत्तात्मक कविताओं का सहारा लेते हुए, यानी इतिहास में जो घटनाएं घटी थी उनका सहारा लेते हुए, पौराणिक गाथाओं के द्वारा गुलाम भारत की तस्वीर को भारतवासियों के सामने दिखाया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती आदि हैं। उर्वशी कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रस्तुत कविता कुरुक्षेत्र से ली गई है। कुरुक्षेत्र हिंदुस्तान की महान पौराणिक गाथा से संबंधित है। ये नाम ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचा गया एक प्रबंध काव्य है। इसका प्रकाशन 1946 में हुआ था। वैसे तो इन्होंने कई रचनाएं की हैं। उन सभी का एक ही उद्देश्य था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध करने का पथ दिखाना। ये अपने शब्दों से, अपने ओजपूर्ण शब्दों के द्वारा भारतीयों को जगाने का प्रयास किया है। इसी पर अंग्रेज़ सरकार इन्हें कई बार चेतावनी देती रही। इसका निदर्शन है कि 4 साल में इनके 22 तबादले हुए। कवि ने इस कुरुक्षेत्र लिखने के लिए 4 साल लगे थे। इस कविता के द्वारा कवि ने कौरवों की तुलना अंग्रेज़ों से की है। अंग्रेज़ों के अधर्म और दुष्ट शासन को खत्म करने के लिए ही कवि ने कुरुक्षेत्र की रचना की है। प्रस्तुत कविता इसी कुरुक्षेत्र से ली गई है। आज का हमारा पाठ है कण कण का अधिकारी। इसके कवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसकी विधा है कविता। विधा विशेषता यह है कि ऐसे कविताओं में ओजपूर्ण शब्द और प्रेरणाप्रद शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पाठ का उद्देश्य देखते हैं। छात्रों में काव्य सृजन की प्रेरणा देना, मानव कल्याण और उदारता की भावनाओं का विकास करना, श्रम का महत्व बताना और साथ साथ श्रम के पथ पर चलने की प्रेरणा देना इस कविता पाठ का उद्देश्य है। कलश इस तरह है। मेहनत ही सफलता की कुंजी होती है। जो व्यक्ति मेहनत करता है वह हमेशा आगे रहता है, क्योंकि मेहनत करने वाला कभी नहीं हारता। जो व्यक्ति मेहनत करता है वही कल्पनाओं को साकार रूप दे सकता है, साकार रूप देता है। कविता की प्रथम 4 पंक्तियों में कवि इस तरह कहते हैं कि जो व्यक्ति अन्याय से पैसे कमाता है, पाप से पैसे कमाता है, वह कभी नहीं टिकता। उसे पाप से कमाए गए धन को दूसरा कोई और छल से छीन लेता है, धोखे से छीन लेता है, यही भाग्यवान है। अगली 4 पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हर एक मनुष्य का, हर समाज का एक ही कर्तव्य है, वह है श्रम। एक ही भाग्य है, वह है श्रम। जो व्यक्ति या समाज परिश्रम करता है, श्रम करता है, अपने बुद्धिबल का उपयोग करके काम करता है, वह हमेशा विजयी बनता है, सफल बनता है, कामयाब बनता है। उसके सामने धरती और आकाश विनयी होकर झुक जाते हैं। इन 4 पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो पसीना बहाता है, जो व्यक्ति श्रम जल देता है, श्रम जल यानी पसीना, जो व्यक्ति पसीना बहाता है उसे पीछे नहीं रहने देना चाहिए। उसे हमेशा आगे रहना चाहिए, उन्हें सुख पाने देना चाहिए। कवि कहते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति को जीता है। प्रकृति को, जी हाँ, कवि ने प्रकृति के लिए विजीत प्रकृति कहा है। इसका अर्थ है मनुष्य ने प्रकृति को जीता है। हाँ, मनुष्य ने प्रकृति के बड़े बड़े अंशों पर जीत पाई है। बड़े बड़े पहाड़ों, चट्टानों को चकनाचूर कर दिया है। धरती की नाभि तक पहुँचने का प्रयास कर रहा है। समुद्र के गर्भ तक पहुँच गया है। ऐसे मेहनती लोगों को हमेशा आगे रहने देना चाहिए, उन्हें सुख भोगने का अधिकार है।
अंतिम 4 पंक्तियों में कवि कहते हैं कि प्रकृति जो है हमारी संपदा है। जी हाँ, प्रकृति में बहुत कुछ है, जैसे पानी, हवा, सोना, कोयला, चांदी, औषधियाँ, ये सब मनुष्य की संपदा है। इसे मनुष्य उपयोग कर सकता है। जो मनुष्य श्रम करता है उसके फल पर उसी का अधिकार होता है, उसके फल के कण कण का अधिकारी वही होता है। इसलिए कवि कहते हैं, भीष्म के संदेश के द्वारा कहते हैं, संदेश के रूप में कहते हैं कि हे धर्मराज, इस राज्य को तुमने बसाया है, इसलिए इसके कण कण के अधिकारी तुम हो। जो जन यानी जो व्यक्ति मेहनत करते हैं उसके फल पर उसी जन का अधिकार होता है। ఇక ఈ పద్యం యొక్క అనువాదం విందాం. ప్రస్తుత పద్యము డాక్టర్ రామ్ధారి సింగ్ దినకర్ గారిచే రచించబడినటువంటి ప్రబంధ కావ్యమైన కురుక్షేత్రం నుండి గ్రహించబడినది. ఈ కురుక్షేత్రం రచించినటువంటి కాలము 1946, అనగా స్వాతంత్రోద్యమము చివరి అంకంలో ఉన్నటువంటి కాలము. ఈ రచనలో కౌరవుల దుష్టపాలన, వారి అధర్మము, అన్యాయాన్ని చూపించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత కురుక్షేత్ర యుద్ధము, మహాభారత యుద్ధం జరగడానికి కారణాలను కూడా ఇందులో చూపించడం జరిగింది. యుద్ధం సందర్భంగా చాలామంది సైనికులు తమ ప్రాణాలను కోల్పోతారు. లక్షలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోతారు. రక్తధారలు ప్రవహిస్తాయి. ఇవన్నీ చూసి బాధపడుతూ ధర్మరాజు యుధిష్ఠిరుడు అర్జునుడి చేత గాయపడినటువంటి శరశయ్యపై పడి ఉన్న భీష్ముడి దగ్గరికి వెళ్ళి రోధిస్తాడు. ఇంతమంది ప్రాణత్యాగం వల్ల వచ్చే రాజ్యము నాకొద్దు, నాకు వనవాసమే మేలనిపిస్తుంది, నేను వనానికి వెళ్తాను, ఇలాంటి పాలన నాకొద్దు, ఇలాంటి రాజ్యము నాకొద్దు అని బాధపడుతున్న సందర్భంలో భీష్ముడు ధర్మరాజుకి సందేశం ఇస్తున్నటువంటి సందర్భము ప్రస్తుతం ఈ పద్యము. దుష్టపాలన, అధర్మము, అన్యాయము వీటన్నిటిని ఎదిరించడము నీ కర్తవ్యమని భీష్ముడు సందేశాన్ని ఇస్తాడు. అంతేకాకుండా ఎవరైతే శ్రమిస్తారో, ఎవరైతే కష్టపడతారో ఆ కష్టానికి ప్రతిఫలాన్ని వారే అనుభవించాలని కూడా బోధిస్తాడు. ఈ సారాంశము, ఈ సందేశం అనేది ఆనాటి ధర్మరాజుకి మాత్రమే కాకుండా భారతీయులందరికీ కూడా ఇస్తున్నటువంటి సందేశము. ఇలా భారతీయులలో బ్రిటిష్ వారి పాలన పట్ల వ్యతిరేకత తీసుకురావడం కోసము, స్వాతంత్రాన్ని పొందడం కోసము వారిని మేల్కొల్పడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఎవరైతే శ్రమిస్తారో వారే ఆ శ్రమ వెనుక ఉన్నటువంటి ఫలితాన్ని పొందాల్సిందిగా ఇందులో కవి చెప్పడం జరిగింది. ఇది ఈ సందేశం అనేది కేవలము ఆనాటి భారతీయులకు మాత్రమే కాకుండా ప్రతి జనరేషన్కి ఈ సందేశం అనేది వర్తిస్తుంది. ఎందుకంటే మనం చూస్తున్నాము శ్రమదోపిడీ అనేది జరుగుతుంది. ఇలా ఈ శ్రమదోపిడీ అనేది జరగకుండా చూసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మన అందరిది. కవి మొదటి 4 పంక్తులలో ఏమంటున్నాడంటే, ఎవరైతే అన్యాయంగా డబ్బు సంపాదిస్తారో, అధర్మంగా ఎవరైతే డబ్బు సంపాదిస్తారో ఆ డబ్బుని ఇంకొకరు అన్యాయంతో, మోసంతో దొంగిలించుకుంటారనేది కవి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే అధర్మంగా, అన్యాయంగా సంపాదించినటువంటి డబ్బు అనేది ఎప్పుడూ నిలవదు. అందుకని ఆ విధంగా మోసం చేసి డబ్బు అనేది సంపాదించకూడదనేది ఇక్కడ కవి చెప్తున్నారు. దీన్నే భాగ్యవాదం అని అన్నారు. తర్వాతి 4 పంక్తులలో కవి ఏమంటున్నారంటే, ఏ మనిషి కానీ లేదా సమాజం యొక్క ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒకటే కర్తవ్యం ఉంటుంది, ఒకటే భాగ్యం ఉంటుంది, అదే శ్రమ. ఏ మనిషి అయితే కష్టపడతాడో, ఏ సమాజం అయితే పరిశ్రమిస్తుందో, ఎవరైతే భుజబలాన్ని ఉపయోగించి పనిచేస్తారో, శ్రమిస్తారో వాళ్ళే విజయులు అవుతారు. వారి ముందు భూమ్యాకాశాలు కూడా వినయంగా నమస్కరిస్తాయి. తదుపరి 4 పంక్తులలో కవి చెప్పేది ఏంటంటే, ఏ వ్యక్తి అయితే శ్రమిస్తాడో, ఎవరైతే కష్టపడతారో, ఎవరైతే చెమటోడుస్తారో వారిని వెనుక ఉండనివ్వకూడదు, వారిని ముందంజలో ఉంచాలి. ఎందుకంటే మనిషి తన శ్రమ ద్వారా ప్రకృతినే జయించాడు. అలాంటి మనుషులని, అలాంటి శ్రామికులని, అలాంటి వ్యక్తులను గౌరవించాలి, సన్మానించాలి. ఎందుకంటే ఎవరైతే శ్రమిస్తారో ఆ శ్రమ వల్ల వచ్చేటువంటి ఫలితానికి వారే అధికారులు అవుతారు. చివరి 4 పంక్తులలో కవి ఏమంటున్నారంటే, ప్రకృతిలో ఏదైతే ఉందో ప్రకృతి మొత్తము అది మన సంపద. దాంట్లో దాగి ఉన్నటువంటి ప్రతి అంశము మనిషికి చెందినటువంటి ధనమే.
కాబట్టి ఏ మనిషి అయితే శ్రమిస్తాడో ఆ శ్రమ వెనుక ఆ శ్రమలో ఉన్నటువంటి అణువణువుకి అధికారి ఆ శ్రామికుడే అవుతాడు. అందుకని ఇక్కడ భీష్ముడు మళ్ళీ చెప్తున్నాడు, ఓ యుధిష్ఠిరుడా, నీవు ఏ రాజ్యాన్ని అయితే ఏర్పాటు చేశావు, ఏ రాజ్యపాలన అయితే గావించావో దానిపై నీకు హక్కు మాత్రమే ఉంటుంది, దానికి నీవే అధికారివని ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది.